ब्रह्मांड की खोज एक अच्छी उज्ज्वल रात में जब आप आकाश की ओर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह सितारों से जड़ी है। आपको इस बात का थोड़ा भी अंदाजा है कि प्रत्येक तारा उस पृथ्वी से कहीं बड़ा है जिस पर हम रहते हैं। कुछ बड़े लोगों का अनुमान पृथ्वी के आकार के लाखों गुना अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। ये तारे नियमित रूप से अंतरिक्ष में नहीं बिखरे हैं। वे समूहों में होते हैं, जिन्हें आकाशगंगा या निहारिकाओं के रूप में बेहतर वर्णित किया जाता है। प्रत्येक आकाशगंगा में 100 मिलियन से अधिक तारे हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि केवल पृथ्वी की अपनी आकाशगंगा में ही 100,000 मिलियन तारे हैं। दूरबीन से भी तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। निकटतम तारे से प्रकाश की गति, यानी 1,86,000 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। सूर्य से प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। प्रकाश को चंद्रमा से हम तक पहुंचने में केवल 1 सेकंड का समय लगता है। सौर मंडल। सौर मंडल में सूर्य और उसके 9 ग्रह शामिल हैं। चित्र 1, जिनके बारे में माना जाता है कि वे गैसों और अन्य छोटे पिंडों के संघनन से विकसित हुए हैं। सभी ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वे पृथ्वी की तरह ही सूर्य के परावर्तित प्रकाश से ही चमकते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, 10,800 डिग्री फ़ारेनहाइट और इंटीरियर में 20 मिलियन सी, 36 मिलियन एफ तक बढ़ जाता है। इसकी पूरी सतह पर ज्वलनशील गैसें हैं जो 48 करोड़ 50 लाख मीटर ल, 9 करोड़ 30 लाख मीटर ल, 3 करोड़ 60 लाख मीटर ल, ओ मून, रवि, पारा, शुक्र, अंजीर, एक सौर मंडल सूर्य और 9 प्लाम, धरती, मार्स, जू। विस्फोट में ज्वालामुखी की तरह चमकती लपटों के भंवर में छलांग लगाओ। आकार में सूर्य लगभग अकल्पनीय है। यह पृथ्वी से लगभग 300,000 गुना बड़ा है। 9 ग्रहों में बुध सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट है, जो केवल 36 मिलियन मील दूर है। इस प्रकार यह पृथ्वी की तुलना में बहुत कम समय में अपनी कक्षा पूरी करता है। बुध ग्रह में एक वर्ष केवल 88 दिनों का होता है। शुक्र सूर्य से दुगनी दूरी पर अगला निकटतम ग्रह है। आकार, द्रव्यमान, वजन और घनत्व में उनकी निकटता के कारण इसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां माना जाता है। लेकिन कोई भी अन्य ग्रह किसी भी तरह से पृथ्वी की तुलना में नहीं है, जिसमें जीवन और सभी जीवित चीजें हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। कई अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, चंद्रमा, 2,38,900 मीटर दूर, जो हर 27 दिनों में एक बार पृथ्वी के चारों ओर पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य से चौथा ग्रह मंगल है, जिसकी सतह पर काले धब्बे हैं और अधिकांश पेशेवर खगोलविदों का मानना कि पृथ्वी के बाद कुछ पौधों के जीवन की संभावना रखने वाला अगला ग्रह होगा। मंगल पर मनुष्य के प्रभाव को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आता है। इसकी सतह हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी कई गैसों से बनी है। यह अपने गोलाकार प्रकाश और अंधेरे बैंड और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले 12 उपग्रहों द्वारा अन्य ग्रहों से अलग है। क्योंकि यह सूर्य से 485 मिलियन मील से अधिक दूर है, इसकी सतह बहुत ठंडी है, शायद लगभग -200 डिग्री फ़ारेनहाइट, -130 डिग्री सेल्सियस। सूर्य से ग्रह की दूरी 1 अरब 78 करोड़ 30 लाख मीटर ल, 4 अरब 56 करोड़ 60 लाख मीटर ल। बृहस्पति, शनि ग्रह, अरुण ग्रह, नेपच्यून, प्लूटो। एक और अनोखा ग्रह शनि है, जिसके चारों ओर 3 वलय और 9 उपग्रह हैं। आकार में
यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। यह सूर्य से इतनी दूर है कि इसे अपनी परिक्रमा पूरी करने में 29 साल लगते हैं। सातवें ग्रह यूरेनस 18वीं शताब्दी के अंत तक खगोलविदों को नहीं पता था, जब इसे पहली बार एक बहुत शक्तिशाली दूरबीन के माध्यम से एक धुंधली नीली हरी डिस्क के रूप में देखा गया था। यह एक और विशालकाय ग्रह है जो पृथ्वी से 50 गुना बड़ा और 15 गुना भारी है। अन्य ग्रहों के विपरीत यूरेनस सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर एक दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करता है, जिसके चारों ओर 5 उपग्रह घूमते हैं। सौरमंडल के 2 सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून और प्लूटो दूरबीन से ही दिखाई देते हैं। उनकी खोज पड़ोसी ग्रह पिंडों पर उनके अनियमित गुरुत्वाकर्षण प्रभावों पर गणितीय गणना का परिणाम थी। नेपच्यून यूरेनस से काफी मिलता जुलता है, सिवाय इसके कि इसके केवल 2 ज्ञात उपग्रह हैं और शायद यह बहुत ठंडा है। प्लूटो पृथ्वी से छोटा है। चूंकि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार नहीं बल्कि अंडाकार होती हैं, पेरिहेलियन के दौरान सूर्य से प्लूटो की दूरी, अर्थात जब यह सूर्य के सबसे निकट होती है, 2766 मिलियन मील होती है, और एपेलियन पर, अर्थात जब यह सूर्य से सबसे दूर होती है 4566 मिलियन मील। प्लूटो में एक वर्ष पृथ्वी पर 247 वर्ष से कम नहीं होता है। उनकी हाल की खोज और पृथ्वी से उनकी अत्यधिक दूरी के कारण इन अंतिम 2 ग्रहों के बारे में अब तक बहुत कम जानकारी है। पृथ्वी का आकार। पुराने दिनों में नाविक दूर समुद्र में जाने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पृथ्वी एक मेज की तरह चपटी है। उन्होंने सोचा कि जब वे पृथ्वी के किनारे पर पहुंचेंगे तो वे नीचे खिसकेंगे और अथाह सागर में नष्ट हो जाएंगे। बेशक यह सच नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संचित ज्ञान, अनुभव और अवलोकन के वर्षों से हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। इसका गोलाकार आकार एक स्थापित तथ्य है जिसे सभी ने सिद्ध और स्वीकार किया है। पृथ्वी विज्ञान पर इतना शोध किया गया है कि इसके विभिन्न आयामों का सही पता लगा लिया गया है। इसकी भूमध्यरेखीय परिधि 24,897 मील है और इसकी ध्रुवीय परिधि 83 मील कम है। इसका भूमध्यरेखीय व्यास 7,926 मील है और इसका ध्रुवीय व्यास 26 मील छोटा है। यह केवल यह दर्शाता है कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। यह नारंगी की तरह दोनों सिरों पर थोड़ा चपटा होता है। वास्तव में इसे जियोइड पृथ्वी के आकार का कहा जा सकता है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति भी इसकी सतह पर मध्यवर्ती उच्च भूमि और महासागरों द्वारा ढकी हुई है। पृथ्वी की गोलाकारता का प्रमाण यह साबित करने के कई तरीके हैं कि पृथ्वी है गोलाकार। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। 1. पृथ्वी का चक्कर नेविगेशन। 1519 से 1522 तक फर्डिनेंड मैगलन और उनके दल द्वारा दुनिया भर में पहली यात्रा निस्संदेह साबित हुई कि पृथ्वी गोलाकार है। जमीन या समुद्र के रास्ते दुनिया भर में जाने वाले किसी भी यात्री को कभी भी अचानक किनारे का सामना नहीं करना पड़ा जिसके ऊपर वह गिर गया हो। आधुनिक हवाई मार्ग और समुद्री नेविगेशन इस धारणा पर आधारित हैं कि पृथ्वी गोल है। चित्र 2। एक घुमावदार पृथ्वी। पृथ्वी एफिरिकल। विश्व भर में। अंजीर। 2. एक पृथ्वी की परिक्रमा। किनारा। पृथ्वी फ्लैट। मैं। बी. एक मेज की तरह पृथ्वी के किनारे पर अचानक गिरावट। 2. वृत्ताकार क्षितिज। समुद्र में एक जहाज के डेक से या जमीन पर एक चट्टान से देखा जाने वाला दूर का क्षितिज हमेशा और हर जगह आकार में गोलाकार होता है। यह गोलाकार क्षितिज बढ़ती ऊंचाई के साथ चौड़ा होता है और इसे केवल गोलाकार शरीर पर ही देखा जा सकता है। यह चित्र 3 में दिखाया गया है। 3. जहाज की दृश्यता। जब कोई जहाज दूर क्षितिज पर दिखाई देता है तो मस्तूल का शीर्ष पतवार से पहले दिखाई देता है। उसी तरह जब यह बंदरगाह छोड़ता है
तो घुमावदार सतह पर इसका गायब होना समान रूप से होता है। बिंदु देखें। वाई व्यू पॉइंट। क्षितिज। क्षितिज। अंजीर। 3 एक बढ़ती ऊंचाई वृत्ताकार होरी क्षेत्र को चौड़ा करती है। वाई से देखने पर क्षितिज एब होगा, लेकिन उच्च दृष्टिकोण एक्स से एक व्यापक क्षितिज सी डी दिखाई देगा। एक्स व्यू पॉइंट। वाई व्यू पॉइंट। क्षितिज। बी दृश्यमान क्षितिज ऊंचाई की परवाह किए बिना समान रहता है। यदि पृथ्वी समतल होती तो ई और एक्स दोनों में से दिखाई देने वाला क्षितिज समान होता। क्रमिक। यदि पृथ्वी चपटी होती तो पूरा जहाज एक ही बार में दिखाई देता या अस्पष्ट हो जाता। यह चित्र 4 से स्पष्ट है। एक घुमावदार पृथ्वी। मस्तूल। नजर। मस्तूल पतवार। एक गोलाकार पृथ्वी। चित्र 4 ए घुमावदार क्षितिज पर पतवार से पहले एक जहाज का मस्तूल देखा जाता है। एक सपाट पृथ्वी। नजर। एक सपाट पृथ्वी। अंजीर। 4 बी एक सपाट पृथ्वी। पूरा जहाज एक ही बार में एक सपाट सतह पर दिखाई देता है। 4 सूर्योदय और सूर्यास्त। सूरज अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर उगता और अस्त होता है। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व के स्थान पश्चिम की तुलना में सूर्य को पहले देखते हैं। यदि पृथ्वी चपटी होती तो पूरी दुनिया में एक ही समय में सूर्योदय और सूर्यास्त होता, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। चित्र 5 इसे दिखाता है। रवि। सूरज की रोशनी। गोलाकार पृथ्वी। अंजीर। 5 ए अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग समय पर सूरज उगता है और सूरज डूबता है। रवि। सूरज की रोशनी। एक सपाट पृथ्वी। बी पूरी दुनिया में एक ही समय में सूर्योदय या सूर्यास्त होगा। 5 चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा डाली गई छाया हमेशा गोलाकार होती है। यह एक वृत्त के चाप की रूपरेखा लेता है। केवल एक गोला ही ऐसी गोलाकार छाया बना सकता है। 6 ग्रह पिंड गोलाकार होते हैं। दूरबीनों के सभी अवलोकनों से पता चलता है कि ग्रह पिंड, सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह और तारे जिस भी कोण से आप उन्हें देखते हैं, उसकी वृत्ताकार रूपरेखा होती है। वे सख्ती से गोले हैं। पृथ्वी सादृश्य से एकमात्र अपवाद नहीं हो सकती। 7 घुमावदार पृथ्वी पर समतल जमीन पर ड्राइविंग डंडे। इंजीनियरों ने जमीन पर नियमित अंतराल पर समान लंबाई के खंभों को चलाते हुए पाया है कि वे एक पूर्ण क्षैतिज स्तर नहीं देते हैं। केंद्र ध्रुव आमतौर पर पृथ्वी की वक्रता के कारण किसी भी छोर पर ध्रुवों से थोड़ा ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करता है, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है। इसलिए सर्वेयर और फील्ड इंजीनियरों को इस अपरिहार्य वक्रता के लिए कुछ सुधार करना होगा, यानी मील से 8 इंच। दूसरों के ऊपर कॉन्ट्रेपोल प्रोजेक्ट। डंडे। स्पेंकल अर्थ। अंजीर। 6 एक केंद्र ध्रुव एक घुमावदार सतह पर दोनों छोर पर ध्रुवों के ऊपर अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करता है। सभी ध्रुव एक ही स्तर पर हैं। डंडे। बी सभी 3 ध्रुवों की एक सपाट सतह पर समान ऊंचाई होती है। 8 हवाई तस्वीरें। रॉकेट और उपग्रहों द्वारा उच्च ऊंचाई से ली गई तस्वीरें स्पष्ट रूप से पृथ्वी के घुमावदार किनारे को दर्शाती हैं। यह शायद पृथ्वी की गोलाकारता का सबसे विश्वसनीय और नवीनतम प्रमाण है। पृथ्वी की गति। मनुष्य हमेशा सूर्य की प्रत्यक्ष गति के प्रति सचेत रहता है, और कम ही यह जानता है कि जिस पृथ्वी पर वह खड़ा है वह निरंतर गतिमान है। जब सूरज गायब हो जाता है तो कहते हैं सूरज डूबता है, और जब निकलता है तो कहता है सूरज उगता है। वह कम से कम जागरूक नहीं है कि सूर्य वास्तव में उगता या अस्त नहीं होता है। यह हम हैं जो उगते हैं और हम जो सेट करते हैं। पृथ्वी 2 अलग अलग तरीकों से अंतरिक्ष में घूमती है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर हर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं।
यह प्रत्येक 365 दिनों में एक बार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा भी करता है। ऋतुओं और वर्ष के कारण, दिन और रात। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी की सतह का केवल एक भाग की किरणों में आता है। रवि, दिन। 1. पृथ्वी चंद्रमा से देखी जाती है। तस्वीर 1968 के अपोलो 8 मिशन पर ली गई थी, जिसने चांद पर उतरने का रास्ता तैयार किया था। कैमरा प्रेस सूर्य और दिन के उजाले का अनुभव करता है। दूसरा भाग जो सूर्य की किरणों से दूर होगा वह अंधेरे में होगा। जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी की सतह का प्रत्येक भाग किसी न किसी समय सूर्य के नीचे आ जाएगा। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो अंधकार से निकलकर सूर्य की किरणों में आता है, सूर्योदय का अनुभव करता है। बाद में जब यह धीरे धीरे सूर्य की किरणों से छिप जाता है तो इसे सूर्यास्त का अनुभव होता है। वास्तव में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी ही घूमती है। भ्रांति ठीक वैसी ही है जैसे हम तेज गति वाली रेलगाड़ी में सफर करते हैं। हमारे आसपास के पेड़ और घर हिलते डुलते दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि ट्रेन स्थिर है। चित्र 7 पृथ्वी के घूमने और दिन और रात के कारणों की व्याख्या करता है। पृथ्वी की क्रांति। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वह घूमती है। 18.5 मील प्रति सेकंड की गति से एक अंडाकार कक्षा। केएल दोपहर, पूर्व रोटेशन के लिए गीला। अंजीर 7. एक कुआलालंपुर सूर्य के उदय के समय अंधेरे से दिन के उजाले में निकलता है जब पृथ्वी सूर्य की किरणों में घूमती है। बी. सूर्य सीधे कुआला के ऊपर होता है। लुनपुर या दोपहर। सी. कुआलालंपुर सूर्यास्त के समय दिन के उजाले से अंधेरे में गुजरता है जब पृथ्वी घूमती है। सूर्य से दूर। डी. कुआलालंपुर मध्यरात्रि में सूर्य से सीधे दूर है। या 66,600 मील प्रति घंटे। एक पूर्ण क्रांति में 365 दिन या एक वर्ष का समय लगता है। चूंकि कैलेंडर में एक दिन का 1/4 दिखाना संभव नहीं है, एक सामान्य वर्ष को 365 दिन माना जाता है और हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन लीप वर्ष के रूप में जोड़ा जाता है। 1. दिन और रात की अलग अलग लंबाई। पृथ्वी की धुरी 66 डिग्री के कोण पर अंडाकार तल, जिस तल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, की ओर झुकी होती है, जिससे विभिन्न मौसम और दिन की अलग अलग लंबाई होती है। और रात। चित्र 8। यदि अक्ष तल के लंबवत होता, तो विश्व के सभी भागों में वर्ष के सभी समय समान दिन और रात होते, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों दिसंबर में जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, अंधेरे के घंटे लगातार बढ़ते जाते हैं। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री N पर सूरज कभी उगता नहीं है और 22 दिसंबर को मध्य सर्दियों में पूरे दिन अंधेरा रहता है। आर्कटिक सर्कल से परे पूर्ण अंधकार वाले दिनों की संख्या बढ़ जाती है, जब तक कि हम उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तक नहीं पहुंच जाते, जब आधा वर्ष अंधेरा होगा। गर्मियों जून में स्थितियां बिल्कुल उलट होती हैं। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, वैसे वैसे दिन का उजाला बढ़ता जाता है। आर्कटिक सर्कल में मध्य गर्मियों 21 जून में सूर्य कभी सेट नहीं होता है और पूरे 24 घंटे की निरंतर दिन की अवधि होती है। गर्मियों में आर्कटिक सर्कल के उत्तर के क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से मध्यरात्रि सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने लगातार दिन का उजाला होगा। अंजीर 8 के पृथ्वी की क्रांति और ग्रहण के तल के झुकाव को दर्शाता है, जो वर्ष के अलग अलग समय में दिन और रात की लंबाई में भिन्नता का कारण बनता है। आर्कटिक ओरोलो ओपेंग क्वांगा 1 दिसंबर टोंग सी NATARCTIC डैंगल अंटार्कटिक सर्कल डेलाइट सी अंजीर 8 ए पृथ्वी का परिक्रमण और ऋतुओं पर इसके प्रभाव और दिन और रात की लंबाई में बदलाव। समर सिंटिस 21 जुलाई कर्क रेखा
उत्परिवर्ती विषुव 23 सितंबर, स्क्वेटर 21 मार्च, मकर रेखा वांतर सोलन 22 दिसंबर। बी सूर्य की वार्षिक गति और ऋतुओं के कारणों को दर्शाने वाला एक सरल चित्र। दक्षिणी गोलार्ध में वही प्रक्रिया होती है, सिवाय इसके कि परिस्थितियां उलझ जाती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो दक्षिणी महाद्वीपों में सर्दी का अनुभव होगा। उत्तरी ध्रुव पर मध्य गर्मियों में दक्षिणी ध्रुव पर मध्य सर्दी होगी। 2. दोपहर के सूर्य की ऊंचाई। एक वर्ष के दौरान पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी के साथ 66 डिग्री पर क्रांतिवृत्त के तल पर झुकी हुई है, जो दोपहर के सूर्य की स्पष्ट ऊंचाई को बदल देती है। प्रत्येक वर्ष 2 दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत ऊपर की ओर होता है। ये आमतौर पर 21 मार्च और 21 सितंबर होते हैं, हालांकि तारीख बदल जाती है क्योंकि एक साल बिल्कुल 365 दिन नहीं होता है। ये दोनों दिनों को विषुव कहा जाता है, जिसका अर्थ है बराबर रातें, क्योंकि इन 2 दिनों में दुनिया के सभी हिस्सों में दिन और रात बराबर होते हैं। मार्च विषुव के बाद सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और लगभग 21 जून को कर्क रेखा 231 डिग्री एन पर बिल्कुल ऊपर की ओर होता है। इसे जून या गर्मियों के रूप में जाना जाता है। संक्रांति, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। लगभग 22 दिसंबर तक सूर्य मकर रेखा 234 डिग्री एस पर आ जाएगा। यह शीतकालीन संक्रांति है, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होगी। उष्णकटिबंध इस प्रकार ऊपरी सूर्य की सीमाओं को चिन्हित करते हैं, क्योंकि इनसे आगे वर्ष के किसी भी समय सूर्य कभी भी ऊपरी नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दियों में अलग अलग मौसमी परिवर्तन होते हैं। आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री एन और अंटार्कटिक सर्कल 66 डिग्री एस से परे, जहां अंधेरा 6 महीने तक रहता है और शेष आधे साल के लिए दिन का उजाला जारी रहता है, वहां हमेशा ठंड होती है, क्योंकि कम गर्मी में भी सूर्य आकाश में कभी ऊंचा नहीं होता। उष्णकटिबंध के भीतर, चूंकि दोपहर का सूर्य अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से प्रतिदिन दोपहर में बहुत कम बदलता है, 4 मौसम लगभग अप्रभेद्य होते हैं। पूरे वर्ष में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। चित्र 8b3 मौसमी परिवर्तन और तापमान पर उनके प्रभाव। गर्मी आमतौर पर बहुत अधिक गर्मी और चमक और सर्दी ठंड और अंधेरे से जुड़ी होती है। यह ऐसा क्यों होना चाहिए? गर्मियों में सूरज सर्दियों की तुलना में आकाश में अधिक होता है। जब सूर्य ऊपर की ओर होता है तो उसकी किरणें पृथ्वी पर लगभग लंबवत पड़ती हैं, जिससे उसकी ऊष्मा एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित हो जाती है। इसलिए तापमान बढ़ जाता है और गर्मियां हमेशा गर्म रहती हैं। सर्दियों में सूर्य की तिरछी किरणें वायुमंडल से कम सीधे आती हैं और उनकी अधिकांश गर्मी वायुमंडलीय अशुद्धियों और जल वाष्प द्वारा अवशोषित हो जाती है। सूरज की किरणें फीकी पड़ जाती हैं और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती हैं। इस प्रकार कम गर्मी होती है और तापमान कम रहता है। इसके अलावा गर्मियों में रातों की तुलना में दिन लंबे होते हैं और दिन के उजाले की अवधि में अधिक गर्मी प्राप्त होती है। रातें छोटी होती हैं और गर्मी कम होती है। कुल प्राप्त गर्मी में शुद्ध लाभ होता है और गर्मी में तापमान बढ़ जाता है। सर्दियों में छोटे दिन और लंबी रातें विपरीत प्रभाव डालती हैं। भोर और गोधूली सूर्योदय और पूरे दिन के उजाले के बीच की संक्षिप्त अवधि भोर कहा जाता है और सूर्यास्त और पूर्ण अंधकार के बीच को गोधूली कहा जाता है। यह इस तथ्य के कारण होता है कि भोर और गोधूली की अवधि के दौरान पृथ्वी को से विसरित या अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है। सूरज, जबकि यह अभी भी क्षितिज के नीचे है, क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर पथ में उगता है और अस्त होता है, जिस अवधि के दौरान अपवर्तित प्रकाश प्राप्त होता है वह कम होता है। लेकिन समशीतोष्ण अक्षांशों में
सूर्य एक तिरछे पथ में उगता है और अस्त होता है और अपवर्तित प्रकाश की अवधि लंबी होती है। यह अभी भी ध्रुवों पर बहुत लंबा है, इसलिए सर्दियों का अंधेरा वास्तव में ज्यादातर समय केवल सांझ होता है। चित्र 9a। गोधूली या नीचे वितरित क्षेत्र या क्षितिज। सूरज की सेटिंग। अंजीर, नो डॉन और ट्वाइलाइट, ए भूमध्य रेखा पर। बी समशीतोष्ण अक्षांश में। बी रात। भूमध्य रेखा पर सूर्य लगभग लंबवत रूप से उगता है और अस्त होता है, इसलिए ट्वाइलाइट जोन ए बी से गुजरने में लगने वाला समय समशीतोष्ण अक्षांशों की तुलना में कम होगा जहां सूरज उगता है और तिरछा होता है। यहाँ गोधूली क्षेत्र सी डी से गुजरने में लगने वाला समय अधिक होता है। ग्लोब पर स्थानों का गणितीय स्थान। पृथ्वी का धरातल इतना विशाल है कि जब तक किसी गणितीय विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तब तक उस पर किसी स्थान का पता लगाना असंभव है। इस कारण से काल्पनिक ग्लोब पर रेखाएं खींची गई हैं। भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व और पश्चिम में चलने वाले एक सेट को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। दूसरा सेट ध्रुवों से गुजरते हुए उत्तर और दक्षिण में चलता है और इसे रेखाएं कहा जाता है। देशांतर। चित्र 10। अक्षांश का चौराहा। NP A NP 0 SP अंजीर 10 ए अक्षांश के समानांतर। बी देशांतर और देशांतर के मेरिडियन पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान को इंगित करते हैं। चित्र 11C। उदाहरण के लिए दिल्ली 28 डिग्री 37 उत्तर और 77 डिग्री 10 पूर्व है। लंदन 51 डिग्री 30 उत्तर और 0 डिग्री 5 W है, और सिडनी 33 डिग्री 55 दक्षिण और 151 डिग्री 12 पूर्व है। हम अधिक बारीकी से जांच करेंगे कि अक्षांश और देशांतर कैसे निर्धारित किए जाते हैं और गणितीय भूगोल में वे क्या भूमिका निभाते हैं। अक्षांश। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है, जैसा कि चित्र 10 में दिखाया गया है। यह एक रेखा के समानांतर है, भूमध्य रेखा, जो ध्रुवों के बीच में स्थित है। इसलिए इन रेखाओं को अक्षांश के समानांतर कहा जाता है, और ग्लोब पर वास्तव में वृत्त होते हैं, जो छोटे ध्रुव की ओर बनते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री N है और 90 डिग्री S। इन बिंदुओं के बीच अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। मानचित्र पर सटीक स्थान के लिए प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट और प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में उपविभाजित किया जाता है। अक्षांश की सबसे महत्वपूर्ण रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा 231 डिग्री N, मकर रेखा 231 डिग्री S, आर्कटिक सर्कल 664 डिग्री N और अंटार्कटिक सर्कल 664 डिग्री S हैं। कोष्टक। चूंकि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, ध्रुव पर अक्षांश की 1 डिग्री की रैखिक दूरी भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी लंबी है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर यह 68.704 मील, 45 डिग्री पर 69.054 मील और ध्रुवों पर 69.407 मील है। औसत 69 मील के रूप में लिया जाता है। यह एक उपयोगी आंकड़ा है और इसका उपयोग किसी भी स्थान की दूरियों की गणना के लिए किया जा सकता है। बॉम्बे 18-55 डिग्री उत्तर है, इसलिए यह भूमध्य रेखा से 18-55 69 या 1280 मील की दूरी पर है। अपने एटलस की सहायता से निम्नलिखित की अनुमानित दूरी ज्ञात कीजिए। भूमध्य रेखा से स्थान: सिंगापुर, कलकत्ता, पेरिस, न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स और ऑकलैंड। NR अंजीर 11 ए 38 डिग्री उत्तर का अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र के उत्तर में पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है।
NP, SP, B 135 डिग्री W का देशांतर। प्राइम मेरिडियन NP के पश्चिम में कोणीय दूरी है। C स्थान X का सटीक स्थान 52 डिग्री N अक्षांश है और देशांतर 27 डिग्रीज, जहां वे प्रतिच्छेद करते हैं। SP, देशांतर। देशांतर एक कोणीय दूरी है जिसे में मापा जाता है भूमध्य रेखा के साथ डिग्री प्राइम या प्रथम मेरिडियन के पूर्व या पश्चिम में, जैसा कि चित्र 11b में दर्शाया गया है। ग्लोब पर देशांतर को अर्धवृत्तों की एक श्रृंखला के रूप में दिखाया जाता है जो भूमध्य रेखा से गुजरते हुए ध्रुव से ध्रुव तक जाती हैं। ऐसी रेखाओं को मेरिडियन भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा की तरह जो ध्रुवों के बीच केंद्रीय रूप से स्थित है, देशांतर की संख्या शुरू करने के लिए किसी भी मेरिडियन को लिया जा सकता था। अंततः 1884 में अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा शून्य मध्याह्न के रूप में चुनने का निर्णय लिया गया, जो गुजरता है। लंदन के पास ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से यह प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है, जिससे अन्य सभी मेरिडियन पूर्व और पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक फैलते हैं। चूंकि पृथ्वी गोलाकार है और इसकी परिधि की गणना 25,000 मील पर की गई है, रैखिक दूरी में 360 डिग्री देशांतर में से प्रत्येक 25,000-360 या 69.1 मील है। जैसे जैसे अक्षांश के समानांतर ध्रुव की ओर छोटे होते जाते हैं, वैसे वैसे देशांतर के मेरिडियन, जो ध्रुवों पर अभिसरित होते हैं, एक संकरा स्थान घेरते हैं। इसलिए देशांतर की डिग्री लंबाई में घट जाती है। यह भूमध्य रेखा पर सबसे लंबा है, जहां इसकी माप 69.172 मील है। 25 डिग्री पर यह 62.73 मील, 45 डिग्री पर 49 मील, 75 डिग्री 18 मील और ध्रुवों पर 0 मील है। उष्णकटिबंध के बाहर देशांतर के अंशों की लंबाई में इतना अंतर होता है कि उनका उपयोग दूरियों की गणना के लिए नहीं किया जाता, जैसा कि अक्षांश के मामले में होता है। लेकिन उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वे जीएमटी के संबंध में स्थानीय समय निर्धारित करते हैं। यह ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे कभी कभी वर्ल्ड टाइम भी कहा जाता है। देशांतर और समय स्थानीय समय। चूंकि पृथ्वी एक दिन या 24 घंटे में 360 डिग्री का एक पूर्ण चक्कर लगाती है, यह एक घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री से गुजरती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए हर 15 डिग्री पर हम पूर्व की ओर जाते हैं। स्थानीय समय 1 घंटे आगे बढ़ जाता है। इसके विपरीत, यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं, तो स्थानीय समय 1 घंटे पीछे हो जाता है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ग्रीनविच के पूर्व के स्थान सूर्य को पहले देखते हैं और समय प्राप्त करते हैं, जबकि ग्रीनविच के पश्चिम के स्थान बाद में सूर्य को देखते हैं और समय खो देते हैं। यदि हम जीएमटी जानते हैं, तो स्थानीय समय ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए देशांतर से घंटों की संख्या में अंतर को जोड़ना या घटाना होगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इसके लिए एक साधारण मेमोरी सहायता ईस्ट गेन ऐड EGA और वेस्ट लूज सबट्रैक्ट WLS होगी। आप संक्षिप्ताक्षरों के लिए अपनी खुद की तुकबंदी कर सकते हैं। इसलिए जब दोपहर होती है, तो लंदन में देशांतर 0 डिग्री 5 W, मद्रास 80 डिग्री का स्थानीय समय लंदन से 5 घंटे 20 मिनट पहले या शाम 5.20 बजे होगा। लेकिन न्यूयॉर्क के लिए स्थानीय समय 74 डिग्री W, लंदन से 4 घंटे 56 मिनट या सुबह 7.04 बजे होगा। चित्र 12। इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का मतलब है कि किसी भी समय अलग अलग जगहों पर दिन के अलग अलग समय का अनुभव होगा। किसी स्थान के देशांतर को निर्धारित करने के कई तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि स्थानीय समय की तुलना GMT BBC को सुनकर रेडियो। पश्चिम
पूर्व 74 व WLS वेस्ट लूज सबट्रैक्ट न्यूयॉर्क टी 4 घंटे 56 मेरा 102 EGA पूर्व लाभ जोड़ें 7.04 पूर्वाह्न सुबह का नाश्ता लंदन 12.00 दोपहर रात का खाना दोपहर का भोजन मद्रास जोड़ 5 बजे 20 मेरा 6.48 बजे अंजीर 12 देशांतर और समय जब लंदन में दोपहर है शाम 5.20 बजे है मद्रास में 80 डिग्री पूर्व और न्यूयॉर्क में सुबह 7.04 74 डिग्री पश्चिम। उदाहरण के लिए समुद्र के बीच में एक जहाज का कप्तान यह पता लगाना चाहता है कि उसका जहाज किस देशांतर में स्थित है। यदि GMT सुबह 8 बजे है और स्थानीय क्षेत्र में दोपहर है, इसका मतलब है कि वह ग्रीनविच से 4 घंटे आगे है और ग्रीनविच के पूर्व में होना चाहिए। उसका देशांतर 4/15 डिग्री या 60 डिग्री पूर्व है। मानक समय और समय क्षेत्र। यदि प्रत्येक शहर को अपने स्वयं के मध्याह्न रेखा का समय रखना है, तो एक शहर और दूसरे शहर के बीच स्थानीय समय में बहुत अंतर होगा। जॉर्ज टाउन में सुबह 10 बजे, कोटा भारू में पिनांग 10.10 बजे, देशांतर में 24 डिग्री का अंतर होगा। कनाडा, USA, चीन, भारत और USSR जैसे बड़े देशों में अकेले मतभेदों से उत्पन्न भ्रम लोगों को पागल कर देगा। देश के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने वाले यात्रियों को अपनी घड़ियां बदलते रहना होगा यदि वे अपनी नियुक्तियां रखना चाहते हैं। यह अव्यवहारिक और बहुत असुविधाजनक है। इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए सभी देशों द्वारा मानक समय की एक प्रणाली का पालन किया जाता है। अधिकांश देश अपने देशों के मध्य मध्याह्न रेखा से अपना मानक समय अपनाते हैं। भारत सरकार ने मानक समय के लिए 82-5 डिग्री पूर्व की मेरिडियन को स्वीकार किया है, जो कि श्री है ग्रीनविच मीन टाइम से 30 मिनट आगे। वास्तव में पूरी दुनिया को 24 मानक समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक देशांतर में अगले 15 डिग्री या 1 घंटे के समय से भिन्न होता है। अधिकांश देश इस विभाजन का पालन करते हैं, लेकिन कुछ देशों के अजीबोगरीब आकार और स्थानों के कारण मानक समय क्षेत्रों से उचित विचलन से बचा नहीं जा सकता। चित्र 13 अंजीर 13 उत्तरी अमेरिका के 5 समय क्षेत्र में 6.00 7.00 सुबह 8.00 बजे 10.00 अटलांटिक पूर्व का प्रशांत केंद्रीय बड़ा देशों USA की तरह कनाडा तथा USSR जिसके पास एक महान पूर्व पश्चिम खिंचाव है, को व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए कई समय क्षेत्रों को अपनाना पड़ता है। USSR सबसे बड़ा देश, जो लगभग 165 डिग्री देशांतर तक फैला हुआ है, 11 समय क्षेत्रों में विभाजित है। जब रात के 10.00 बजे हैं, लेनिनग्राद में सोमवार की रात, व्लादिवोस्टॉक में अगले मंगलवार की सुबह लगभग 7.00 बजे होगी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले अपनी घड़ियों को लगभग 1 दर्जन बार समायोजित करना पड़ता है। कनाडा और USA दोनों में 5 समय क्षेत्र हैं: अटलांटिक, पूर्वी, मध्य, पर्वत और प्रशांत समय क्षेत्र। अटलांटिक और प्रशांत तटों के स्थानीय समय के बीच का अंतर लगभग 5 घंटे। चित्र 13 है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पूर्व की ओर जाने वाला एक यात्री ग्रीन आइविच से 180 डिग्री तक मेरिडियन तक पहुंचने तक का समय प्राप्त करता है, जब वह GMT से 12 घंटे आगे होगा। इसी प्रकार पश्चिम की ओर जाने में 180 डिग्री W तक पहुंचने में उसे 12 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार 180 डिग्री या में उत्तर के दोनों पक्षों के बीच कुल 24 घंटे या एक पूरे दिन का अंतर होता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जहां तिथि पार करने के ठीक एक दिन बाद बदल जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर तिथि रेखा को पार करने वाला एक यात्री एक दिन खो देता है, उसके द्वारा किए गए समय के नुकसान के कारण, और पश्चिम से पूर्व की ओर तिथि रेखा को पार करते समय उसे एक दिन का लाभ होता है, क्योंकि उसके द्वारा सामना किए गए समय में लाभ के कारण। इस प्रकार जब मध्यरात्रि होती है, एशियाई पक्ष में शुक्रवार पूर्व की ओर रेखा को पार करके वह एक दिन प्राप्त करता है। अमेरिकी पक्ष में गुरुवार की मध्यरात्रि होगी, यानी वह एक ही कैलेंडर तिथि को 2 बार अनुभव करता है। जब मैगेलन का जहाज अंततः 1522 में अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार पश्चिम की ओर दुनिया की परिक्रमा करने के बाद स्पेन पहुंचा, तो चालक दल को एक दिन जोड़ने के बारे में कुछ नहीं पता था। 180 W मोमेन अमेरिका, एबिया, प्रशांत महासागर, मध्य रात्रि शुक्रवार, गुरुवार, टोम्पे, अंजीर, 14 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वे चूक गए थे। उन्हें लगा कि वे 5 सितंबर को आ गए हैं। 6 सितंबर की तारीख बताकर वे चौंक गए। शाम 5:00 बजे वेलिंगटन से रवाना होता एक आधुनिक विमान शुक्रवार को दोपहर 2:00 बजे हवाई 4100 मील दूर पहुंचता है। वही शुक्रवार, वही विमान हवाई से अपनी वापसी यात्रा पर शाम 6:00 बजे प्रस्थान करता है। शुक्रवार को लेकिन रविवार को सुबह 11:00 बजे वेलिंगटन पहुंचे। कर सकना, आप इसे समझाते हैं, मध्य प्रशांत में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग पर सामान्य 180 डिग्री मध्याह्न रेखा से घटती है। जलमध्य, फिजी, टोंगा और अन्य द्वीपों में दिन और तारीख के भ्रम को रोकने के लिए कुछ द्वीप समूह जो मेरिडियन द्वारा काटे जाते हैं। इसलिए उनमें से एशियाई या न्यूजीलैंड मानक समय रखते हैं, अन्य अमेरिकी तिथि और समय का पालन करते हैं। की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चित्र 14 में दिखाई गई है।